आप राज्यसभा में भी लीडर हैं हाउस के। एक सवाल कि संसद म्यूट है, ये जो बार बार आरोप लगा जाता है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र इस सेशन का नाम है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आज आपके पास मौका है उसके ऊपर अपनी बात रखने का। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाना, और वो भी सिलेक्टिव सवाल उठाना कि अगर तो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय हुआ तो बहुत बढ़िया है, कोई सत्यमेव जयते लिखता है कोर्ट के निर्णय उनके पक्ष में आ जाए, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं। अगर कोई भी विषय उनके अनुकूल ना हो तो उनके खिलाफ बहुत ही अशब्द इस्तेमाल करना, कई तो उनके ट्वीट्स और कई उनके वक्तव्य पढ़ के एक प्रकार से दुख होता है कि द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहां जाके लोग उसको लेके क्या आप हमारे व्यूअर्स को कितने नीचे स्तर पे कांग्रेस गिर सकती है आजकल वो उसका परिचय दे रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें भी शायद उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि कोर्टों को और हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को डराने धमकाने की ना कोशिश कर रहे हो कि इस प्रकार से उन पे प्रहार करो, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ, इस प्रकार से वीडियो टीवी पे यूट्यूब पे बाइट्स दो या स्टेटमेंट्स दो जिससे दबाव आए कोर्ट के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस की नीयत कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो दबाव में अपने हक में किसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर कई सारी क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास हुआ। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेके आ सकते हैं। What you have to take say on that? लोकतंत्र पे तो इन्होंने 2014 से ही प्रहार कर रखा है। उनके खुद के वक्तव्य अगर आप देखें जी तो बार बार वो इस बात को दोहराने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं बचने के लिए वो इस प्रकार के व्यवहार में उलझे हुए हैं। लोकतंत्र भारत का सेफ है। आखिर आपके टीवी चैनल पे देश के सामने पब्लिक मीटिंग में सब कहते हैं जगह सब आपका हो गया है, मीडिया आपका हो गया है, कोर्ट आपका हो गया है, इलेक्शन कमीशन आपका हो गया है, ईडी आपकी हो गई है, सीबीआई आपकी हो गई है, पुलिस आपकी हो गई है, सब आपका है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं मुझे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांधी जी दिखते हैं कंपेयर टू आवर लीडर्स। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाने वाला था आज ये मंच पे आपके ऊपर कि मुझे लगता है आपके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है मानसिक कि भाई आप हमको बैलेंस करके दिखाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर भी शुरू कर देंगे। हम तो जनता, आपके कंपनी के ऊपर भी आरोप हम तो जनता का बैलेंस करते हैं, लेकिन आपने कंपनी जनता ने तो अपना निर्णय बार बार सुना दिया। आखिर तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप सोचिए, भाजपा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पूर्वांचल में पूर्वोत्तर स्टेट्स में कहा भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में प्रभावित थी, लेकिन आज तीनों राज्यों में जहां सरकारें बनी तीनों में भाजपा का रोल है। एक में तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, दो में समर्थन में है, और तीनों सरकारें रिपीट हुई हैं, यानी एक स्पष्ट नजर आता है। और वो तीनों जो राज्य हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुमूल्य एक समाज के हैं, हर समाज के लोग वहां पे हैं, आदिवासी भी हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। राहुल नहीं है या कांग्रेस नहीं है आरोप लगाने वाली, देश की जनता तो हमारे साथ खड़ी है। आरोप तो भाई विपक्ष में रहने अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे 2 मंत्रियों को अच्छा काम करते थे जेल भेज दिया। ममता बनर्जी अपने तरीके से कहती हैं, उद्धव ठाकरे अपने तरीके से कहते हैं। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मैंने शुरू में ही कहा कि भ्रष्टाचारियों की पूरी कोएलिशन ऑफ द करप्ट खड़ा हो रहा है। कई लोग डर रहे हैं कि उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, कई सारे कानूनी मामले चल रहे हैं। अब आप सबको पता नहीं खबर है कि नहीं, आज के दिन लगभग 7 केसेस में 7 श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं। तो अब जो कोर्ट जिन्होंने उनको बेल दिया तो क्या वो भी हमारे कब्जे में थे? क्या वो जो कोर्ट जिनको उन्होंने धन्यवाद दिया बेल देने के लिए, वो भी तो कोर्ट ने ही बेल दिया ना। आफ्टर ऑल नेशनल हेरल्ड में इतना बड़ा कांड कर लिया, हजारों करोड़ की संपत्ति, वो भी तो आफ्टर ऑल कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें भी बेल पे है। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताइए पीयूष जी, हाउस है पूरा, राहुल गांधी सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को?
देखिए दिल पे हाथ रख के। नहीं, दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो वास्तव में जो दिल में होता है वही बोलते हैं। दिल पे हाथ तो उनको रखना पड़ता है जो साधारणतः सही बात नहीं बोलते हैं, कभी कभार दिल पे हाथ रखते हैं। पर सूट और अनसूट का सवाल नहीं है अमीश जी। हमें सूट करता है कि देश की जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उस पे हम खरे उतरे, देश की जनता की सेवा करें, देश को एक अच्छा मजबूत देश बनाए, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाए। और आज आप देखिए भारत के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। आज से आप 10 साल पहले जब विदेश जाते थे और आज आप विदेश जाते हो, जमीन आसमान का फर्क है आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है। आज जो भारत मूल के लोग विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, उनको जो सम्मान मिल रहा है वो क्या पहले 10 साल पहले मिलता था? और मैं समझता हूं ये उभरते हुए भारत के पीछे एक बड़ा निर्णायक, लेकिन ईमानदार और लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम राइजिंग इंडिया में लोकतंत्र के सेशन को सुन रहे हैं इस समय तमाम व्यूअर्स। एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची, अब अदानी को लेकर। वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। LIC और PF का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें, क्यों हमारा तो दामन साफ है। हमने कोई सवाल पूछा, मैंने उन्होंने बोला किसी को फेवर नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी बीजेपी तो की सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप लगते हैं जब कोलगेट जैसे कांड में स्पष्ट दिखता है कि इनएलिजिबल कंपनीज को बिना कोई प्रोसेस के, बिना नीलामी के आप उठा के कोल के खदान दे दो, जो आज कोर्ट तक में जाके कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट में केस फाइल करें, फाइल तो करें, आपकी अदालत में ही बता दें, आपके चैनल पे ही बता दे भाई ये प्रमाण है कि ये निर्णय गलत हुआ। ऐसे ही उठा के एक ट्वीट के ऊपर सवाल उठा ले, उससे थोड़ी कोई जनता की, भारत की जनता भ्रमित होगी। और ये तो मैं समझता हूं इनका शायद बाकी सबको डराने का हथकंडा है। आप कृपया डरने की जरूरत नहीं है। हम नहीं डरते सर, ना आपसे ना उनसे। हम देश की जनता की तरफ समर्पित हैं और हर हाल में न्यूज़ 18 नेटवर्क देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। अब अर्थनीति की बात करनी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी की बात करनी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक फियर साइकोसिस देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है भारत पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? हालांकि आपकी मिनिस्ट्री के नंबर्स काफी बेहतर हैं, काफी शानदार हैं। भारत को आज पूरा विश्व एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहा है। उल्टे कई विश्व के नेता, खासतौर पे जो वाणिज्य और उद्योग और निवेश से जुड़े हुए हैं, वो पिछले महीने फरवरी और मार्च में बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हैं। मुझे जहां तक ध्यान है, मैं अकेले शायद 15-16 मंत्रियों को, विश्व के मंत्रियों को और 2 प्रधानमंत्रियों को मिला हूं हाल में। सबकी आशाएं टिकी हुई है भारत के ऊपर। सबको दिख रहा है कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरा जो कोविड काल है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जो आधारभूत अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो एकदम मजबूत है। एक्सपोर्ट को ले लीजिए, निर्यात आज से 2 वर्ष पहले 2020-21 में $500 बिलियन का निर्यात था, यानी 37-38 लाख करोड़। पिछले वर्ष
वो 500 बिलियन से बढ़ के 676 बिलियन हो गया और 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। इस वर्ष जब पूरी दुनिया में कमजोरी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, ब्याज के दर ज्यादा है, महंगाई के दर ज्यादा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सब संस्थाएं कह रही हैं कि ग्लोबल ट्रेड या तो फ्लैट रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होगा। ऐसे में भी आप सबको जान के आनंद होगा कि ऑलरेडी अभी 3 दिन बाकी है, आज 29 तारीख है, आज कल और परसों के आंकड़े नहीं है, 2 दिन पहले भारत ने, और आप सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, आप सबके प्रयासों से, आप सबके आशीर्वाद से, 2 दिन पहले भारत ने आजादी के 75वें वर्ष में हमारे अमृत महोत्सव में $750 बिलियन का निर्यात क्रॉस कर लिया, यानी 60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। पिछले वर्ष से भी लगभग 12-13% बढ़ा है भारत का निर्यात, जो शायद ही किसी और देश में ऑयल का कोई निर्यात करता हो वो अलग बात है, पेट्रोलियम ऑयल को छोड़ दें शायद ही कोई और देश इतने अच्छी पोजीशन में। जी, आखिरी सवाल और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। श्रीलंका के हालात हम देख चुके हैं, पाकिस्तान के हालात हम देख चुके हैं, क्या आपको लगता है भारतीयों को डरने की आवश्यकता है? क्योंकि हमने यूके में भी महंगाई के हालात देखे हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त कराना चाहता हूं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है जी, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, मजबूती से आगे बढ़ेगी। अभी हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 10वीं से 5वीं 1 दशक लगा, 5वीं से तीसरी अगले 4-5 साल में हो जाएंगे जी। और जो आज 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था है, अगले 25 वर्ष में जब हम 100 वर्ष भारत की आजादी के मनाएंगे 2047 में, हम कम से कम 30 ट्रिलियन और संभवतः 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। विश्व में एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था जहां पे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। एक समृद्ध देश, एक विकसित देश जी, भारत बनेगा। जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल किया गया है, जी, जी, जी। जिस प्रकार से भारत में अभी भी महंगाई 6% के आसपास है जी। कांग्रेस में तो आप कोई पता नहीं, पीछे शो में एक कांग्रेस के वित्त मंत्री, एक दूसरे वित्त मंत्री जो अब गुजर चुके हैं, प्रणब मुखर्जी, उनको ब्लेम कर रहे थे कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन उनके कारण हुआ। ये क्या सवाल है? हमें गवर्नमेंट एक होती है और उस एक गवर्नमेंट के नाते मैं आप सबको कहता हूं, भारत सेफ है, भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित हाथों में है और कोई आउटसाइड हैंड को आप इस अच्छी सुरक्षित स्थिति में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कोई आउटसाइड हैंड को जनता आने भी नहीं देगी। एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आप लोग कर क्या रहे हैं? आप राज ठाकरे के साथ भी दिख जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस आपके अच्छे मित्र भी हैं, वहां के डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ दिख जाते हैं। चल क्या रहा है महाराष्ट्र? दोनों में से बेहतर नेता कौन है? महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही है जी। सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जो अटके फटके पड़े हुए थे, जिसपे 3 वर्ष में उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई काम किया नहीं। हम सब जानते हैं। आखिर आप सोचिए भाइयों बहनों, कोई मुख्यमंत्री जो 2 साल तक अपने दफ्तर भी ना जाए, कुछ 1-2-4 बार गए हो तो मुझे मालूम नहीं, पर जो दफ्तर भी ना जाए, वैसे सरकार क्या कर सकती है? आपने तो उनकी पार्टी भी नहीं छोड़ी, विधायक भी नहीं छोड़े, कुछ बचा ही नहीं। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना तो हमारे साथ है, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। अरे भाई, उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया, उसमें हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आखिर सब एमपीज लोकसभा के हमारे साथ हैं। जी, जी, 2-3 छोड़ के, शायद 3 या 4 अभी भी बाकी है। मैंने सुना था 2 आना चाह रहे हैं उसमें भी। मतलब आप खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 आना चाह रहे हैं? और असेंबली में तो शायद हम 2, हमारे 2 टाइप ही रह गए, 2-4 और होंगे ज्यादा। तो शिवसेना तो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। अगर उन्होंने अपने पार्टी का दामन छोड़ दिया और एक सरनेम लेके सिर्फ बैठे रहे तो चलेगा नहीं। इस देश में परिवारवाद
अब चलने नहीं वाला है, डायनेस्टिक रूल से जनता त्रस्त है। अब मेरिटोक्रेसी इस देश को चलाएगी, मेरिट चलाएगा और मेरिट के हिसाब से देश प्रगति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में आने के लिए, लोकतंत्र के सेशन में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Big round of applause for Shri Piyush Goyal ji.